आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर है हम पढ़ेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या है और कैसे पढ़ना है हमें। सबसे पहले कि आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदाड़ो। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, या फिर अगर ये नहीं सुना है तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो जरूर सुना होगा। तो इसी के बारे में आज हमारा पहला चैप्टर है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सबसे पहली बात कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। हम आपके चैप्टर से थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड ये सब क्लियर कर दे कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता कैसे मिला, कहाँ पे मिला, है ना, अस्तित्व में कैसे है। डायरेक्ट मैंने अगर आपका चैप्टर शुरू कर दिया तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपका बैकग्राउंड पहले क्लियर करके आपके चैप्टर पे आऊंगा, बहुत जल्दी कर देता हूं। देखो ऐसा है कि 1853 में भारत में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, यानी ये रेलवे ट्रैक जो होता था ना, रेलवे की जो पटरियां होती है, ट्रैक, वो बिछाया जा रहा था। तो जब ये काम चल रहा था ना, उसी टाइम क्या हुआ कि जो सिंध वाला एरिया है, आज तो वो पाकिस्तान में चला गया, पहले तो हमारे हिंदुस्तान में ही हुआ करता था। तो ऐसा हुआ कि वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो लोगों को अजीब अजीब सी चीजें मिल रही थी। इस तरीके की कुछ चीजें मिल रही थी कि जैसा उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं। वो देख के शॉक्ड हो जाते थे कि यार ये कौन सी चीज है, हमने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा, ये किस तरीके के सामान या फिर किस तरीके की चीजें यहाँ पे मिल रही है। लोगों को लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पुरानी बस्ती या फिर कोई पुरानी सभ्यता इस जमीन के नीचे हो सकती है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे रेलवे ट्रैक बिछ रहा था ना, रेलवे के काम चल रहा था, कब? 1853 के आसपास। शक हो गया था कि यहाँ पे कोई बस्ती हो सकती है। तो खैर बहुत बाद में वहां पे खोजबीन हुआ, जांच पड़ताल हुआ। तो जब खोजबीन हुआ तो वाकई में वहां पे नीचे बस्ती, जमीन के नीचे बस्ती होने का साक्ष्य हमें क्या हो लगा, मिल गया। उसके बाद से वहां पे दो लोगों ने इस बस्ती को खोजा। अब देखो क्या होता है कि वहां पे दो लोग आए। पहला नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया, 1921 में एक शहर को खोज निकाला। उस शहर का नाम क्या था भाई? हड़प्पा, है ना। जो सभ्यता उन्होंने या जो शहर उन्होंने खोज निकाला उसका क्या नाम था? हड़प्पा। कब खोजा भाई हड़प्पा को? किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। उसके एक साल के बाद ही राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने एक दूसरी सभ्यता खोज निकाली, यानी कि दूसरा शहर उन्होंने खोज निकाला। और उस शहर का क्या नाम था भाई? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ये कब खोज किया उन्होंने? ये उन्होंने खोज किया 1922, यानी कि इनके एक साल के बाद। ठीक है, दो शहर हमें मिल गया। अब सबसे सबसे पहली बात ये कि हमें कैसे पता चला कि उस शहर का नाम हड़प्पा था और इस शहर का नाम मोहनजोदाड़ो था? हमें नहीं पता भाई। हमें आज तक पता नहीं चला कि वो जो लोग रहते थे उस शहर का क्या नाम था। हड़प्पा कैसे नाम पड़ा, आ रहा हूं इसमें। एक्चुअली जब वो बस्ती नीचे दब गई थी तो वहां पे पास में जो एक नई बस्ती जमीन के ऊपर जो बस गया था उसका नाम था हड़प्पा। तो जो वहां पे खुदाई हुई तो उसी के नाम पे, इस हड़प्पा के नाम पे उस पुरानी सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा नाम दे दिया गया। अब मोहनजोदाड़ो का नाम मोहनजोदाड़ो कैसे पड़ा भाई? मोहनजोदाड़ो का नाम एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, एक सिंधी शब्द का वर्ड है। कौन सा है भाई? सिंधी। सिंधी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि सिटी ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला, मृतकों का शहर। तो वहां पे मोहनजोदाड़ो में बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे लोगों को क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो जो जहां पे लोगों को दफनाया गया था उसे क्या कहता है? मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला को सिंधी में क्या कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो। तो उस दूसरा जो शहर मिला, किनको मिला था भाई? राखलदास बनर्जी को 1922 में। उस शहर का क्या नाम रख दिया गया भाई? मोहनजोदाड़ो। ठीक, इतना क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हड़प्पा नाम कैसे पड़ा और इसका मोहनजोदाड़ो नाम कैसे पड़ा। सबसे पहली बात कि ये दोनों एक नदी से कनेक्ट हो रहा था। ये दोनों शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक नदी से कनेक्ट हो रही थी और इसी के चलते इसका नाम क्या पड़ गया भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि वो कौन सी नदी थी? सिंधु, सिंधु नदी थी। तो इस नदी से दोनों कनेक्ट हो रहे थे, यानी कि इसी नदी से दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इसीलिए ये दो सभ्यताएं जो मिली, दो शहर मिले, इनको सिंधु घाटी की सभ्यता पहले नाम दिया गया। आप कहेंगे नहीं सर ये तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता, आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ मोहनजोदाड़ो
और हड़प्पा ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे शहर हैं जो इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो बाद में जाके पता चला ये जो सभ्यता है सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तक ही लिमिटेड नहीं है, इससे भी बाहर है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, इसका अलग से नाम दिया। तब नाम क्या पड़ गया भाई, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता उसका नाम पड़ गया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा भाई, इसलिए कि सबसे पहले यही बस्ती मिली थी और इसी बस्ती के नाम पे, इसी सभ्यता के नाम पे सारे सभ्यता का नाम क्या दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे तो सिंधु वाला इंडिकेट हो रहा है कि ना, कि जो सिंधु नदी के आसपास में जो सभ्यता बसी थी, जो शहर बसा हुआ था, वही सिर्फ सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता में आएगा। लेकिन अगर हम हड़प्पा कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब ये हो गया कि जितने भी हमें बस्ती मिले, चाहे वो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, या इससे दूर, जैसे कि मान लो कि गुजरात में मिला है, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, तो जहां जहां भी साक्ष्य मिल रहा है, बस्तियां मिल रही है, तो वो सब कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से, वो हड़प्पा के शहरों से वो जुड़ा हुआ था। इसीलिए हमने क्या कह दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्योंकि अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे हैं तो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे वाले बस्ती उसमें आते हैं, इसके किनारे वाले शहर ही उसमें आ पाते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता नाम ना देके क्या कर दिया गया भाई, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और वैसे सिंधु घाटी का नाम भी चलता है इसका, और हड़प्पा सभ्यता भी नाम चलता है। जब आप इंग्लिश बुक देखेंगे तो उसमें यही लिखता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, मोहनजोदाड़ो नाम क्यों पड़ा। अच्छा देख लेते हैं भाई, देखो टोटल इसके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच में 650 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये दोनों शहर एक दूसरे से कितने कितने किलोमीटर की दूरी पे बसी थी भाई, 650 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई थी। एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है बार बार, वो ध्यान रखने की जरूरत है। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं कि सिंधु घाटी की सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। नहीं, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता नहीं बसा हुआ था, बल्कि सिंधु नदी से ये दोनों सभ्यता आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था भाई, तो ये था रावी। रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। यानी कि रावी नदी भी सिंधु से ही निकलती है, तो रावी जो नदी है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं आपके चैप्टर में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम आपके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि एक नदी से जुड़ती है, उसको मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये रहा आपका हड़प्पा। हड़प्पा आपको यहाँ पे दिख गया। अब आप देखिए कि इसमें मोहनजोदाड़ो कहाँ है। ये रहा मोहनजोदाड़ो। अब ये देखिए, जो नदियां जा रही है आपस में, ये सब सिंध नदी, ये रहा सिंध, और सिंध से ही तो ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। लेकिन हम हड़प्पा की बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक दूसरी नदी यहाँ से निकल के जाती है। ये जो है सिंध नदी है, देखो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में निकल रही है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। ये आपको दिख रहा होगा कि एक ही नदी में से अलग अलग निकल के सब जा रहे हैं। ठीक, ये सब देखो अलग अलग निकल के जा रही है। तो ये जो रावी नदी है, तो रावी नदी के किनारे ही तो हड़प्पा सभ्यता है ना। भरसक ये सिंधु नदी से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। इतना क्लियर। और इसके बीच में टोटल डिस्टेंस जो मैंने अभी बताया, 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में। यानी दोनों शहरों में जो डिस्टेंस है कितना है, 650 किलोमीटर की है। ये मैप देख लीजिए, मैप से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी से ही दोनों आपस में क्या हुए हैं, कनेक्टेड है। ठीक, अच्छा एक बात मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टोटल अब तक लगभग लगभग 2000 शहर मिल चुके हैं। यानी कि 2000 बस्तियां। अब आप सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सोच रहे हैं, तो सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही नहीं मिला है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बस्तियां मिली है। और टोटल बस्तियों का शहर कितना है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है। इतनी बस्तियां अब तक मिल चुकी है। तो वो एक ही जगह नहीं है भाई, दूर दूर, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में है। ठीक,
आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो पहले हम उसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि भाई कहां से कहां तक था। अगर हम मैप की बात करें तो ये क्या हो जाता है नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये कहां से कहां तक बसा हुआ था। नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में ये शहर मांडा तक था, मांडा तक वहां पे था। और साउथ में आएंगे तो साउथ में ये आपको दाइमाबाद तक मिलेगा, ठीक। और ईस्ट में जाएंगे तो आलमगीरपुर, और वेस्ट में जाएंगे तो सुक्ता गेंडोर। अब ये जो है हड़प्पा सभ्यता ये क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसके शहर इतने इतने दूर तक बसे हुए हैं। यानी कि नॉर्थ में कहा है भाई मांडा, मांडा कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। आलमगीरपुर कहाँ है भाई यूपी में। दाइमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में, ठीक। और शुक्ता गेंडोर कहाँ है भाई, शुक्ता गेंडोर जो है ये आपके बलूचिस्तान के आसपास में पड़ता है ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान है ना, पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, वहां पे पड़ता है सुक्ता गेंडोर। तो ये हड़प्पा सभ्यता की बस्ती जो है इतने इतने दूर में फैला हुआ था। सिर्फ हड़प्पा नहीं, अब हड़प्पा से रिलेटेड अलग अलग शहर जो थे वहां पे क्या हुआ थे बसे हुए थे, ठीक है। तो एक शहर नहीं है भाई, बहुत सारे शहर हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। जो मैंने आपको बताया कि अब तक टोटल 2000 के आसपास टोटल शहर यानी कि सिटीज मिल चुके हैं जो किससे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो वो 2000 शहर एक जगह नहीं है भाई, दूर दूर तक फैले हुए हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। अब तो ज्यादातर पाकिस्तान में ही चला गया है ना। तो ये 2000 जो बस्ती है ना सब एक दूसरे से आपस में क्या हुए जुड़े हुए हैं। और ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ में जो फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता मांडा तक, और साउथ में जो फैला हुआ था दाइमाबाद तक, और ईस्ट में कहां तक फैला हुआ था आलमगीरपुर तक, और वेस्ट में कहां पे फैला हुआ था भाई सुक्ता गेंडोर तक फैला हुआ था। तो ये रहा आपके हड़प्पा सभ्यता की डिस्टेंस, इसे एक बार आप याद रखना अच्छे से। अब इसके हम टाइम की बात करें कि भाई हड़प्पा सभ्यता का टाइम कब से कब तक है, यानी कि कब से लेके कब तक ये एग्जिस्ट करा, यानी कि कब से कब तक अस्तित्व में रहा। तो देखो ऐसे तो आप जितने भी हिस्टोरियन को पढ़ेंगे सबने अपने अपने बुक में अलग अलग डेट दे रखा है, इसका कोई एक डेट तो है नहीं। लेकिन हम एनसीईआरटी बुक को लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट डेट दिया गया है हम उसे क्या करेंगे फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर एनसीईआरटी को छोड़ के हम दूसरे भी जितने भी राइटर को पढ़ेंगे ना, सब राइटर ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है लिखा है, सबका अलग अलग क्या है डेट है, तो इसलिए भाई गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ होने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे भाई एनसीईआरटी को डेट जो है वही हम फॉलो करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में क्या कहता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता एग्जिस्ट किया, उसके बाद से खत्म हो गया। यानी कि देख रहे हो इधर 600 साल और इधर 100 साल, यानी टोटल 700 वर्ष तक एग्जिस्ट किया, अस्तित्व में रहा। उसके बाद से ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गया था खत्म हो गया था। यानी कि टोटल 700 वर्षों तक ये रहा, उसके बाद से धीरे धीरे लोग यहाँ से क्या हो गए दूसरे जगहों को की तरफ पलायन कर गए थे। अच्छा अब हम देखते हैं उनके निर्वाह के तरीके। निर्वाह का मतलब क्या होता है भाई सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, यानी कि उनके जिंदगी जीने का तरीका क्या था, किस तरीके से वो जीते थे, आज हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वो क्या करते थे पेड़ पौधों से, या तो पेड़ पौधे या फिर अनाज से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यानी पेड़ पौधे से उनको फल मिल गया खाने के लिए वो खा लेते थे, अनाज मिल गया अनाज खा खा के अपनी जिंदगी बिताते थे। अब अनाज में हमें क्या मिला है भाई, गेहूं मिला है, जौ मिला है, चना मिला है, मटर मिला है। ये सब क्या है, ये चीजें मिली है जो वो खा के अपनी जिंदगी बिताते थे। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी संभवतः वो खेती भी करते होंगे, जब भी तो ये सब चीजें खा रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आसमान से टपक गया वो खा लिए, ऐसा नहीं था भाई। वो सब क्या था इन सब चीजों की वो खेती कर रहे थे,
गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, है ना। इन सब चीजों की वो खेती करते थे और खाते थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हमें पता चला कि वो खाते थे? इसलिए पता चला हमें कि वहां पे जब खुदाई हुई तो खुदाई में क्या हुआ, हमें साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला इन सब चीजों के। तो ये देख के लग रहा है कि भाई एविडेंस मिल रहा है इन सब चीजों के, तो इसका मतलब वो क्या करते थे, इन सब चीजों को वो फसल उगाते थे और इसे ही क्या करते थे, खाना उसे खाते थे। इसके अलावा वो और क्या खाते थे, जैसे कि मांसाहारी की बात करें तो वो क्या क्या खाते थे भाई? भैंस, सुअर, भेड़, बकरी आदि। अब ये सब जानवर वो क्या करते थे, खाते थे। भैंस हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब। इवन घड़ियाल जो होता है ना, क्रोकोडाइल्स, उसका भी एविडेंस हमें मिला है। अब आप लोग क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि हमें कैसे पता कि वो लोग खाते थे ये सब, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, ये सब खाते थे, हमें कैसे पता? एविडेंस तो होना चाहिए ना। देखो, मैं अपने क्लास में बार बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री जो होता है ना, किस्सा कहानी नहीं होता है, किससे कहानी नहीं होते भाई। हिस्ट्री जो होता है ना, हमेशा एविडेंस मांगता है। एविडेंस है तो हिस्ट्री, एविडेंस नहीं है तो वो नहीं है। अब इसका एविडेंस मिला है ना हमें। अब देखो क्या हुआ कि वो लोग खाते थे, हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि वहां पे बहुत से, मतलब कि मान लो अगर भेड़ खा रहे हैं तो भेड़ के बहुत सारे हड्डियों को क्या कर दिया गया, एक जगह फेंका गया है। अब भाई एक जगह इतने सारे भेड़ के हड्डियां पड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ, वो खाते थे और खा के ये सब कूड़ा वगैरह में फेंक देते थे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हड्डियों का ढेर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अब हमें कैसे पता चला है कि वो जो हड्डियां इकट्ठा हुआ है, हुई है, तो उसको खाया गया था? वो इसलिए हमें पता चल जाता है क्योंकि उसको पका के वो लोग खाते थे, तो पका के खाए तो हड्डियां जली हुई है, या फिर वो खाते थे तो काट के खाते थे, यानी कि चॉप किया गया है, तो ऐसे शार्प तरीके से उसको काटा गया है, तो उसको देख के लगता है कि भाई नहीं, वो इस तरीके से कोई जानवर आके मर गया है, ऐसी हड्डी नहीं है, इसको काटा गया है, यानी कि शार्प काटा गया और इसको पकाया भी गया, तो जले हुए का भी निशान है। तो इतना क्लियर है कि भाई वो सब खाते होंगे, जब भी यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी हड्डियां यहाँ पे इकट्ठा हुई है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं भाई, कृषि प्रौद्योगिकी यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, वो लोग किस तरीके से खेती बाड़ी करते थे। यार एक बात बताओ, उनके जो मुहर पे हमें जो एविडेंस मिलता है, यानी कि जो चित्र मिला है, उसी से हमें पता चलता है कि वो लोग किस किस चीज का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे देखो, इसे हिंदी में कहा जाता है वृषभ, यानी कि पकी मिट्टी से बना वृषभ। अच्छा, पहली बात कि उनका जो स्टैंप होता था, यानी कि मुहर होता था, पहले उस पर हम आ जाते, बाद में इस पे आएंगे। मुहर जो होता था वो किससे बनता था भाई? सेलखड़ी नामक पत्थर से। जिस पत्थर से मुहर बनाते थे उस पत्थर का क्या नाम था भाई? सेलखड़ी। अब वो सेलखड़ी पत्थर को ही मुहर क्यों बनाते थे? इसलिए कि वो सॉफ्ट होता था, थोड़ा सॉफ्ट होता था। अब पत्थर है तो इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आप आसानी से तोड़ देंगे, मतलब कि वो सॉफ्ट होता था और आसानी से उसे काट के या तोड़ के मुहर बनाया जा सकता था, इसलिए वो क्या करते थे, सेलखड़ी नामक पत्थरों को वो मुहर बनाया करते थे। इसके अलावा मिट्टी के यहाँ पे वृषभ मिला है, वृषभ मतलब क्या होता है, बैल होता है, तो मिट्टी के वृषभ मिला है, तो इतना तो भाई क्लियर है, अगर वृषभ है तो वो वृषभ का क्यों बना रहे हैं इमेज? इसलिए बना रहे हैं कि संभवतः वो वृषभ से यानी बैल से परिचित थे, इंट्रोड्यूस्ड हो चुके थे, जब भी तो वृषभ यानी कि बैल के चित्र बना रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पे एविडेंस देखिए, ये क्या है भाई, प्लाऊ, यानी कि हल। अब हल का भी इमेज हमें क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है कि वहां पे हल वो यूज करते थे, जब भी तो हल का इमेज है। अगर वो हल यूज नहीं करते तो कैसे ये इमेज बन जाता है? नहीं बन पाता भाई। अगर इमेज बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हल का प्रयोग करते थे, और बैल का इमेज मिला है यानी कि बैलों से भी क्या था, वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुके थे। तो अब हल और बैल को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि खेती करते होंगे। डेफिनेटली ये इतना तो क्लियर हो रहा है ना भाई कि बैल जब दिख रहा है और यहाँ पे हल दिख रहा है, तो इसका मतलब वो खेती करते होंगे। इसके अलावा हम बात करें अफगानिस्तान की, शोरतुगई एक जगह है, जगह का नाम है शोरतुगई। शोरतुगई कहाँ पे है भाई? अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान से हमें किस चीज का एविडेंस मिला है? नहर का। अब एक बात बताओ, नहर जो है नहाने के लिए तो कोई नहीं बनवाएगा ना। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नहर जो है नहाने के लिए बना होगा, तो ये गलत है यार। नहाने के लिए नहर नहीं बनता है, नहर बनता है सिंचाई के लिए। तो शोरतुगई जो है कहाँ पे?
अफगानिस्तान में, वहां से हमें नहर का एविडेंस मिलता है। तो ये भी क्लियर कर रहा है कि ये नहर इसलिए बना था कि यहाँ से खेतों की सिंचाई होती थी। इतना तो हमें क्लियर हो गया ना भाई, कि इस इमेज को देख के हम क्लियर हो गए कि वो खेती करते थे, क्योंकि बैल से और हल से परिचित थे, तो खेती करते थे। और नहर भी, और भी तो उसमें प्लस पॉइंट कर रहा है कि भाई नहरों से खेतों की सिंचाई होती थी। तो इतना ये जो है वो क्लियर कर रहा है कि भाई वो लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। इतना क्लियर है आप सबको। आगे देखिए क्या हो रहा है कि एक जगह है जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन, ये कालीबंगन कहाँ है भाई, राजस्थान में। तो राजस्थान में जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है भाई, जूते हुए, जूते हुए खेत, यानी कि कालीबंगन राजस्थान में है, तो वहां से जुते हुए खेतों के हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो अब ये सारे चीजों को जितने भी मैंने बताया, ये बैल, हल, नहर और जुते हुए खेतों के एविडेंस, तो ये सारे क्लियर नहीं कर रहे कि वो खेती करते थे। यही तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हिस्ट्री जो होता है किससे कहानियां नहीं होते, एक एक एविडेंस को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस एविडेंस को आपस में जोड़ के देखा जाता है कि हाँ भाई ये काम वाकई में होता था। अगर हमारे पास एविडेंस है तो ही वो हिस्ट्री है, एविडेंस नहीं है तो हिस्ट्री नहीं है। तो ये जितने भी एविडेंस मिले हैं वो इशारा नहीं कर रहे हैं कि वो खेती करते थे, खेती का काम करते थे, क्योंकि हल, हमें बैल भी मिला, हल भी मिला, नहर भी मिला, और कालीबंगन यानी कि राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन, वहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिल गया। तो अब क्या बचा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो लोग खेती वगैरह किया करते थे। इतना क्लियर है सबको। चलो मैं आगे देखता हूं, ये मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा कुआं, है ना, और इस कुएं से क्या होता था, सिंचाई होती थी। अब इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आने लगे कि हाँ भाई इस ये जो कुआं बना था इससे सिंचाई होती ही होती थी। कैसे भाई, यहाँ पे देखिए, ये रहा कुआं, और इस कुएं से देखिए यहाँ पे नाली गया है, एक इधर, एक नाली इधर गया है, एक इस तरफ बना हुआ है। तो ये नाली इंडिकेट नहीं कर रहा है कि भाई पानी के लिए बना था। अब ऐसा तो है ना कि नाली की पानी आके कुएं में गिरेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। कुआं है और कुएं से पानी निकाल के इस नाली में डाला जाता था, और इस नाली से क्या होता था, पानी दूर दूर तक जाता था, और खेतों की क्या होती थी, सिंचाई होती थी। यानी कि नहर का एविडेंस तो हमें मिला ही मिला है, इसके अलावा कुएं भी इंडिकेट कर रहे हैं कि फसलों की सिंचाई करने के लिए वो क्या करते थे, कुएं के पानी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुआं भी आता था सिंचाई के लिए, और नहर भी था सिंचाई के लिए। अब ये इन सारे चीजों को कनेक्ट करो आपस में, और इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई वो लोग खेती करते थे। और ये जो नाली बनी है, यानी कि कुएं से नाली निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो सिंचाई के लिए ये सारी नालियां क्या हुई थी, बनी हुई थी। इतना क्लियर। यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, है ना। ये देखिए, ये कुआं है, और चारों तरफ से अब तो ये इसमें जाली लगा के कवर कर दिया गया है। ये ऊपर से एक इमेज लिया गया है जो क्लियर दिखा रहा है कि ये क्या है भाई, कुआं है, और वो लोग कुएं के क्या करते थे, यूज करते थे। अच्छा एक बात मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अब तक टोटल हड़प्पा सभ्यता में कितने कुएं मिल चुके हैं, टोटल जो वेल्स हैं वो 700, 700 कुएं मिले हैं टोटल हड़प्पा सभ्यता से अब तक। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह से सबसे लेके कितने मिले हैं, टोटल 700 कुएं मिले हैं। तो ये याद रखिएगा भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीसीएस, स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि टोटल कुएं कितने मिले थे वहां से, है ना। तो टोटल कुएं वहां से भाई 700 मिले हैं। ठीक, इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से और क्लियर होगा। करे धातु के औजार, ये औजार है। तो भाई ये औजार किसी को मारने के लिए थोड़े बनाएंगे, औजार है, हथियार नहीं है। तो ये औजार बनाते थे, यानी कि कृषि कार्य करने के लिए, चाहे जंगलों की कटाई करनी हो, या फिर फसलों की कटाई करनी है, या किसी दूसरे तरीके के कार्य करने हो, उसके लिए ये औजार उनका था। अब ये देखो, ये कह रहा है कि ये चक्की क्या है भाई, इस पे अनाज पीसे जाते थे, है ना। आजकल आप लोगों ने देखा, अब तो गांव में भी भाई सबके पास मिक्सी आ गया, कोई मसाला नहीं पीस रहा है ना। सील बट्टे जो होते हैं उसपे क्या होता था कि
अनाज पीसा जाता था, गेहूं वगैरह पीसा जाता था। तो ये जो हमें चक्की मिला है, इस चक्की से क्लियर हो रहा है कि संभवतः इस पे वो लोग गेहूं पीस के आटा बनाते थे खाने के लिए, क्योंकि हमें तो गेहूं, भाई इतना तो क्लियर है कि वो गेहूं की फसल क्या करते थे, उगाते थे। और ये जो पत्थर की चक्कियां मिली है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वो क्या करते थे, संभवतः इस पे पिसाई करते थे। या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो पीसते थे, तो क्या पीसेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा गेहूं पीसेंगे, या फिर कोई अनाज ही तो पीसेंगे इस पे, या फिर हो सकता है मसाले वगैरह पीसते होंगे। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि वो इस पे पीसते थे, इसलिए पता चलता है क्योंकि देखो, जब लगातार हम पीसते हैं और घिसाई हो रही है, तो बीच में क्या होता है, खड्डा सा हो जाता है। तो ये बीच वाला जो एरिया है, ये वाला, इसमें क्या है, ये खड्डा सा है, धसा हुआ है, और दोनों तरफ क्या हुआ, उठा हुआ है, आगे भी पीछे भी और साइड में दोनों तरफ क्या हुआ है, उठा हुआ है। और बीच में जहां पे घिसा जा रहा है वो क्या हो गया, वहां पे गड्ढा पड़ गया, यानी कि वो कहां है, वहां पे गड्ढा सा पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग घिसते थे, इस पे पीसते थे, जब तो गड्ढा पड़ गया है। तो ये सारे एविडेंस वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि खेती भी होती थी, और वहां पे इनके औजार भी मिले हैं, कृषि कृषि कार्य के लिए औजार, और इस पे अनाज को पीसा करते थे वो लोग, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस हमें क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, कि वहां पे खेती के काम होते थे। ये सारे एविडेंस हमें कहीं ना कहीं एक तरफ से जोड़ के लेके जा रहे हैं, ये बताने के लिए भाई वहां पे खेती होती थी, ठीक। अब आइए यहाँ पे, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो, ये जो मोहनजोदाड़ो जो शहर है ना, अभी हम हड़प्पा की बात नहीं कर रहे, दो शहर मिला था, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की हम बात करने जा रहे हैं। तो मोहनजोदाड़ो में क्या कह रहा है कि ये जो शहर था दो पार्ट में बटा हुआ था। ध्यान देना कि कंपिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा शहर दो पार्ट में बटा हुआ है। ऑप्शन दे देगा, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। बुक में ये लिखा रहता है कि हड़प्पा सभ्यता दो पार्ट में बटे हुए थे, वो सभ्यता की बात कर रहा है, शहरों की बात नहीं कर रहा है। अगर शहर पूछे तो मोहनजोदाड़ो शहर दो पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। एक क्या था भाई, दुर्ग, दुर्ग मतलब सिटेडल, और निचला शहर यानी कि लोअर टाउन। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दुर्ग जो था वो ऊंचाई पे था, और निचला शहर डेफिनेटली नीचे था। तो ये ऊंचाई पे क्यों था, ऊंचाई पे इसलिए था कि उसको मिट्टी भर दिया गया, तो मिट्टी भरा जाएगा तो वो ऊंचा हो जाएगा। और उस ऊंचे पे क्या किया गया था, चबूतरा बनाया गया था, और उस चबूतरे के ऊपर क्या होता था, मकान होता था। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो दुर्ग जो बना था, यानी कि बड़े बड़े वहां पे बिल्डिंग्स थे, इसका मतलब वहां पे एलिट क्लास के लोग रहते होंगे, या यानी कि अमीर, जो संपन्न क्लास के यानी कि संपन्न धनी थे, वो यहाँ पे रहते होंगे। निचला शहर है ना, संभवतः वहां पे गरीब लोग रहते होंगे, क्योंकि निचला शहर ज्यादा संख्या में वहां पे लोग रहते होंगे, क्योंकि वहां पे मकान भी क्या है, ज्यादा संख्या में मिला है। दुर्ग जो है छोटा है, और जबकि निचला शहर क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है इन दोनों में फर्क है भाई। इसमें जो मकान है वो बहुत बड़े हैं, और निचले शहर में जो मकान है वो संभवतः बहुत छोटे छोटे हैं, या तो दो कमरे के हैं, या तीन कमरे के, या चार कमरे के। लेकिन ये जो दुर्ग पे मिले हैं, यानी कि जो ऊपर जो मिला है सिटेडल, ये बहुत बड़े घर हैं, बहुत बड़े महल जैसे हैं। तो ये देख के लग रहा है कि इसमें एलिट क्लास के यानी कि संपन्न लोग रहते होंगे, और इसमें साधारण लोग रहते होंगे। तो मोहनजोदाड़ो शहर कितने पार्ट में बटा हुआ था भाई, दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था सिटेडल यानी कि दुर्ग, और दूसरा क्या था, निचला शहर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो ये जो शहर था कितने पार्ट में बट गया था भाई, दो पार्ट में बटा हुआ था। और दोनों को दीवारों से घेर दिया गया था। क्यों घेरा गया था भाई, अब हमें ये नहीं पता कि वो दीवारों से क्यों घेरा गया था, लेकिन ज्यादातर बस्तियों को दीवारों से घेर दिया गया था। तो हमें ये एविडेंस ये इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि संभवतः बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, अपने शहरों के संभवतः वो घेर दिया करते थे, यानी कि चार दीवारी से क्या करते थे, उसको घेर देते थे। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आइए, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड हम ब्रिक्स देखते हैं, यानी कि ईंट। अब उनके जो ये ईंट है भाई, क्या है भाई, ईंट। अब ईंट से क्या पता चल रहा है कि वो मकान जो बनाते थे ना, वो उनके मकान ईंट से बने होते थे, यानी कि पत्थर वगैरह से नहीं बनता था, ईंट से बनाते थे। अब उनका जो ईंट होता था, धूप में सुखाकर भी ईंट बनाया जाता था, और आग में पकाकर भी ईंट बनाया जाता था। दोनों तरीके से क्या होता था, ईंट को बनाया जाता था।
अच्छा देखो भाई, ऐसा ईंट आप लोग आजकल देखते हैं? नहीं देखते, डेफिनेटली नहीं देखते हैं। आजकल के ईंट जो होते हैं वो साधारण होते हैं। ये ईंट देखिए कितना लंबा है, लंबा भी है और चौड़ा भी है। तो जब ऐसे ऐसे ईंट मिल रहे थे, जब भी तो लोग वहां पे शॉक्ड हो रहे थे कि यार नीचे कोई बस्ती हो रही है, हो सकती है। जब शुरुआत में ऐसे ऐसी तो चीजें मिल रही थी उन लोगों को, जिन्होंने, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की ईंट कैसे होती थी। हड़प्पा सभ्यता की हम ईंट की बात करें तो उसका रेशियो होता था 4:2:1। याद रखना, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो ईंट होते थे वो इसका रेशियो क्या था, ये था 4:2:1। या फिर इसको उल्टा भी करके दे देता है 1:2:4। यानी कि 1 क्या हो गया इसकी मोटाई, 2 क्या हो गया चौड़ाई, और 4 क्या हो गया लंबाई। इस तरीके से इसका रेशियो था ईंट का। तो ईंट किस तरीके, दो तरीके के ईंट थे। धूप में सुखाकर भी ईंट बनाया जाता था और आग में पकाकर भी ईंट बनाया जाता था। और उनके मकान जो बनते थे वो मकान जो होता था पके ईंटों का बना होता था। अब मकानों की हम बात करें, हम उनका जल निकास प्रणाली देख लेते हैं कि वो नालों का निर्माण कैसे करते थे। ठीक है, ये रहा नालों का निर्माण, लेइंग आउट ड्रेन, है ना। यहाँ पे देखिए क्या होता था कि वो किस तरीके से, ये यार देखो उनकी जो प्लानिंग होती थी ना, टाउन प्लानिंग, वो बड़ी जबरदस्त थी। ध्यान रखना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वो गांव नहीं है, वो शहर था, टाउन था। तो टाउन जो बसा था ना, एक प्लानिंग के थ्रू बसा था। ऐसा नहीं कि कोई जिसका मन जहां आया वहीं पे घर बना लिया, इस तरीके से नहीं। बाकायदे प्लानिंग करके क्या हुआ था, घर उनके बनते थे। शहर जो था प्लानिंग करके बसाया गया था, इसे इसीलिए उसको कहा जाता है टाउन प्लानिंग। किस तरीके से वो टाउन प्लानिंग करते थे भाई, देखो पहले मकान बनता था, मकान से सटे क्या होता था, एक छोटा नाली होता था, और नाली से सटे क्या होता था, गली की सड़कें होती थी। अब ये नाली है उनके, इस नाली को देखो, इस नाली को देखने से आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये नाली जो होता था ईंट का बना हुआ है। ये देखो, ये क्या होता था, जो मकान होता था मकान से सटा होता था, और मकान के सारे गंदे पानी इसमें बह जाते थे। ये जो है, ये क्या होता था, इससे मकान के सारे गंदे पानी इसमें बहते थे। ये देखो इधर से भी आके इसमें जुड़ रहा है, इधर से भी आके जुड़ा है, इधर से भी आके जुड़ा है ना। तो मकान के सारे गंदे पानी यानी वेस्ट जो होते थे ना, यानी कि सीवर का पानी इसमें बह के आता था। नालियों को किस तरीके से बनाया जाता था, पकी ईंटों से, पक्के ईंट से बनते थे। और उनके जो नाली होता था ना, उसे ढक दिया गया था। लेकिन कहीं कहीं उसे खाली छोड़ा गया था, इस तरीके से ढका गया था कि जरूरत पड़ने पर हम उसको उस पत्थर को हटा के हम सफाई कर सके। यानी सफाई का भी उन लोगों ने बखूबी ख्याल रखा था। और इस तरीके से क्या हुआ था, उनका नाली वगैरह बना हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ढका हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, ये ढका हुआ है जबकि ये क्या है, खुला है ना। तो इसी तरीके से बनता था कि जरूरत पड़ने पे आसानी से उसको हटा के हम क्या कर सके, सफाई कर सके, है ना। और फिर वो ढक देते थे। तो घर से सटा हुआ नाली होता था, ये उनका नाली होता था। और घर के सारे गंदगी, गंदे पानी, चाहे वो सीवर का हो, या फिर बाथरूम का हो, या फिर वेस्ट वेस्ट वाटर है, या फिर नहाया धोया, कपड़ा कपड़ा धोया, चाहे जितने भी वेस्ट वाटर है, वो सारे के सारे क्या होते थे, घर से सटे नाली जो होता था, पतला नाली, उसी नाली में आके पानी गिरता था। और वो सारा पानी निकल के बाहर, यानी कि गली के बाहर जो बड़ा नाला होता था, उस बड़े नाले में पानी गिरता था। और इस तरीके से सारे गंदे पानी क्या होते थे, शहर से दूर चले जाते थे, और वो शहर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता था, साफ सुथरा होता था। ठीक, इस तरीके से उनका नाली होता था। एक एक चीज आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, वो ऐरा गैरा शहर नहीं था, बल्कि ये जो टाउन था, और इस टाउन को प्लानिंग करके बसाया गया था। इतने योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ बना है। नाली भी योजनाबद्ध तरीके से, गली की सड़कें भी योजनाबद्ध तरीके से, मकान भी योजनाबद्ध तरीके से, इस तरीके से क्या हुआ था, बना हुआ। हर एक चीज को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टाउन प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये एक इमेजिनरी इमेज है, ये इमेजिनेशन करके बनाया गया। हालांकि एग्जैक्ट उनका मकान ऐसे नहीं होता था, ये तो एक इमेजिनेशन करके गूगल से ले लिया गया है आपको समझाने के लिए, कि आप देख के यहाँ पे समझिए कि किस तरीके से उनका मकान हुआ करता था। ये देखिए आप, इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, इस इमेज में ये दिख रहा है कि कितने योजनाबद्ध तरीके से उनका घर बनता था। सड़क है, मकान है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये रियल की इमेज नहीं है, ये बस इमेजिनेशन करके बनाया गया है। जो रियल की इमेज है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ।
हालांकि उनका घर जो होता था सेम इसी तरीके से बनता था, सेम। ध्यान रखना, उनके घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि पहले मंजिल पे, यानी पहले तल पे मकान में एक भी खिड़की नहीं हुआ करती थी। भाई क्यों नहीं हुआ करती थी? रीजन ये था कि वो लोग पर्दे सिस्टम में यानी पर्दा प्रथा में यकीन करते थे कि खिड़की रहेगा तो हो सकता है कि कोई बाहर से उनके घर के औरतों को देख लेगा, और खास करके आपके जैसे लोग रहेंगे तो देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए क्या हुआ था, उन लोगों ने खिड़की नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था भाई? इसलिए कि बाहर से लोग उनके घरों में ताक झांक ना कर सके, देख ना सके, है ना। इसलिए वो क्या करते थे, खिड़की नहीं रखते थे। और जो मेन एंट्रेंस होता था, वो एंट्रेंस भी इस तरीके से बनाते थे कि आप घर पे आए तो डायरेक्ट आपको आंगन में ना दिखे, साइड में दिखे। उसमें घुसने का अलग से रास्ता क्या हुआ था, बना हुआ था। ये उनके प्लानिंग है, इस तरीके से उनका मकान होता था। उनके मकान में क्या होता है, कमरे होते थे रहने के लिए, अलग से किचन बना हुआ था, बाथरूम अलग से था यानी वॉशरूम, ये सब अलग से था। और संभवतः हर एक दूसरे घर के बाद एक कुआं मिल जाता था, यानी कि प्रत्येक घर में कुआं तो नहीं होता था, लेकिन ज्यादातर मकान में कुएं मिल ही जाते थे। उसी कुएं से क्या होता था, उनके पीने के काम या फिर नहाने वगैरह जितने भी काम था पानी का, वो कुएं के पानी से ही काम उनका चलता था। ठीक है, अब देखो उनके मकानों में सीढ़ियां मिली है, तो ये सीढ़ियां इंडिकेट क्या कर रही है, संभवतः मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। और ये भी हो सकता है कि संभवतः उसके ऊपर भी मंजिल यानी मकान होते थे। हालांकि सब कुछ टूट गया है तो वो एविडेंस तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन सीढ़ियां हमें इंडिकेट कर रही है कि संभवतः ऊपर जाने का रास्ता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिले मकान वगैरह भी होते होंगे, ये सीढ़ियां इंडिकेट कर रही है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि आप इतना ध्यान रखिएगा कि उनके मकान में विंडो यानी खिड़कियां नहीं होती थी। और इस तरीके से मकान बनता था कि आप बाहर से देखेंगे तो डायरेक्ट उनका आंगन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई? वही पर्दे का ख्याल रखा गया था कि कोई डायरेक्ट उनके घर के औरतों को डायरेक्ट ना देख सके, इसीलिए वो मेन गेट भी थोड़ा साइड में ही रखते थे। इस तरीके से होता था कि आप वहां से देखेंगे तो डायरेक्ट आंगन में ना दिखे।